हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 71वीं के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बिहार केसरी खान सर का यह बुक है। इसमें देखिए टोटल आपको कितने 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और जो सभी सेट हैं नए परीक्षा प्रारूप पर आधारित हैं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं और इससे पहले 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट है, उसको अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी 71 टेस्ट सीरीज़ करके, वहाँ से आपको सभी टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज़ का अपना अलग महत्व होता है। और जो है नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी 71 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आ चुका है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में यह एग्ज़ाम होने वाली है। तो देर नहीं कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न बनाते हैं सेट नंबर 7 का। तो सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 में समुद्री यात्री और सूची 2 में देश दिए हुए। तो वास्को डी गामा जो थे वो किस देश के थे? वो थे आपके पुर्तगाल के। तो आपका 2 हो जाएगा एक का। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन के थे, तो 1 हो जाएगा। कैप्टन कुक जो कहाँ के थे? वो थे आपका ग्रेट ब्रिटेन के, तो आपका सी का 4 हो जाएगा। और डी तस्मान जो हो गए वो हॉलैंड के थे, यानी डी का 3 हो जाएगा। तो इसका जो क्या होगा कूट जो होगा आपका ए का आपका हो जाएगा 2, बी का आपका हो जाएगा 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। और देखिए आपका व्याख्या भी दिया हुआ है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर का, उसका व्याख्या क्या दिया हुआ है कि वास्को डी गामा जो है पहला पुर्तगाली यात्री था जो सबसे पहले भारत के दक्षिण में स्थित केरल के कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा। और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज में निकला और चलकर अमेरिका पहुंच गया। और कैप्टन कुक जो है एक ब्रिटिश खोजकर्ता, नाविक, मानचित्रकार और रॉयल नेवी के कप्तान थे। और तस्मान डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में 1642 और 1644 की यात्राओं के लिए जाने जाने वाला एक डच समुद्री यात्री, खोजकर्ता और व्यापारी था। तो ये सभी जो है इससे रिलेटेड आपके व्याख्या दिए हुए हैं। तो आपको ये व्याख्या भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको जो है व्याख्या पढ़ने में काफ़ी देर लगेगा हम लोग को वीडियो में, तो जान लीजिएगा कि सारा का हम लोग व्याख्या नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के स्थित थे? तो कारखाना स्थित कहाँ थे? वो केवल भरूच में। कहाँ? भरूच में स्थित थे। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका केवल एक ए इसका राइट आंसर होगा। और देखिए इसमें व्याख्या दिया हुआ है, तो व्याख्या तो हम लोग सारा पढ़ नहीं पाएंगे, इस कारण से जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्या भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने वाला था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनके पिता का नाम था हैदर अली, और उनके पिता हैदर अली ने ही शेर मसूर के खिताब से उन्हें नवाजा था। किनको? टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान का जो मृत्यु है वो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, और इनसे रिलेटेड कुछ आपका फैक्ट से व्याख्या दिया हुआ है। तीसरा के बाद चलिए चौथा नंबर का प्रश्न क्या है। चौथा नंबर है कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली जो है वो क्रमशः शुरू कहाँ किया गया था? वो बंगाल में शुरू किया गया था, और शुरू किया गया था आपको मद्रास में। ठीक है, तो बंगाल और मद्रास इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। बंगाल में और मद्रास में जो है अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 को लागू करके तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया।
इस कारण से ये 20 का 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर का प्रश्न देखिए कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किसने धोखा दिया? तो वो तात्या टोपे, क्या है, तात्या टोपे ने धोखा दिया, और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया वो थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे के बारे में जान लीजिए। वे जो है भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे। सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। तात्या टोपे के एक मित्र जो थे वो कौन धोखा दिए थे? मानसी ने उन्हें धोखा देकर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया और फिर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 5वां नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे। 6ठा नंबर का प्रश्न देखिए कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो विप्लव कौन सा हुआ 1857 के विद्रोह के बाद? उसके बाद जो है नील विद्रोह हुआ। कौन सा? नील उपद्रव। नील उपद्रव या नील विद्रोह उस नाम से जानते हैं हम लोग, जो कि आपको 1859 ईस्वी में हुआ था बंगाल के किसानों के द्वारा। और यह जो है आंदोलन बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 में किया गया था, और इस विद्रोह के आरंभ में नदिया जिले के किसानों ने 1859 के फरवरी मार्च में नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया, और यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। इसमें भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर भाग लिया था। तो इस कारण से नील उपद्रव या नील विद्रोह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट चलिए 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे? ठीक, जो बाद में बेउथीन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा, तो उनका नाम है दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जो हैं वो हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे सेक्रेटरी के रूप में, और बाद में ब्यूथेन फीमेल स्कूल के नाम से वो जाने लगा। इस कारण से ईश्वरचंद विद्यासागर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी, परोपकारी व्यक्ति थे, और वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे, और उनके प्रयास से ही कलकत्ता में एवं अन्य स्थानों में बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। और ईश्वरचंद विद्यासागर हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में ब्यूथेन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। इस कारण 7 नंबर के प्रश्न का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था? वो किया था पुर्तगालियों और मिशनरियों द्वारा, और शुरू किया गया था 1500, कब शुरू किया गया था? 1550 ईस्वी को, ठीक है, 1550 या 56 ईस्वी, सॉरी 1556 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तो 50 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 1556 व्याख्या में बताया हुआ है, तो 1556 यहाँ पे हो जाएगा। और पुर्तगालियों ने किया था शुरू, पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में शुरू किया। इस कारण 8वां का 20 का राइट आंसर होगा। और सर्वप्रथम पुर्तगाली किताब का जो है तमिल अनुवाद छापा गया था, इस कारण ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। और कहाँ स्थापित किया गया था? गोवा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न देखिए कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो किन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो वीर सलिंगम के द्वारा। किन के द्वारा? वीरे सलिंगम, इनके द्वारा जो है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो 9 का आपका जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने लड़कियों के काम पर रखने के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और विधवा पुनर्विवाह के लिए एक अभियान चलाया, और 11 दिसंबर 1881 को उन्होंने देश में पहली विधवा पुनर्विवाह का आयोजन किया। इस कारण ऑप्शन बी इसका वीरे सिलेंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कौन से स्टेटमेंट जो है आपके ट्रू हैं वो आपको बताना है, ठीक। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू नहीं थी, वो थी एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। और दूसरा जो है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो जी सही है दोस्तों,
वो बदरुद्दीन तैयब जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित तीसरे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष में वे सर्वसम्मति चुने गए थे। तो इस कारण से केवल जो 2 है वो आपका राइट आंसर है और 1 जो है आपका वो फॉल्स है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न आइए कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो किन किन अंतर्राष्ट्रीय घटना, पहला है कि 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, दूसरा है चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, तीसरा आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और चौथा है रूप जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ये चारों जो है इन चारों अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने गांधी जी को मतलब कि वो प्रभावित किया पदार्पण से पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पदार्पण से पूर्व। इस कारण 1, 2, 3, 4 चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसका व्याख्या ये दिया हुआ है, तो व्याख्या को पढ़ने के लिए तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो प्रारंभिक सदस्य जो थे वो नहीं थे, वो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, भगत सिंह थे, छबील दास थे और यशपाल थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती जो है वो प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन थे, हुए थे भगत सिंह, और इन सभा के अंत सदस्यों में छबील दास और यशपाल थे। इस कारण से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 12 नंबर के प्रश्न का। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, इस कारण जो है गदर क्रांति छिड़ गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन थी जो भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना था। ठीक है, ये जान लीजिए। भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है। तो महाल जो है एक गांव या एक गांवों का समूह हो सकता है ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक गांव या छोटे गांव का एक समूह। ठीक है। 15 नंबर है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ किया गया था। तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है वो बम्बई यानी महाराष्ट्र में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जो है किसने किया था, वो दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयशंकर ने किया था। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका व्याख्या में, दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयशंकर। 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया। तो के थे बासवन्ना ने। किसने, बासवन्ना ने जो है इसका नेतृत्व किए थे, लिंगायत या फिर आपका वीर शैव परंपरा का नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बासवन्ना 16 का। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी का गठन या स्थापना कहाँ किया गया था। गदर विद्रोह पार्टी का जो स्थापना वो किया गया था आपका मुख्यालय जो इसका सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में यानी यूएसए अमेरिका में इसका गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर के प्रश्न का। और इसकी स्थापना जो है 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकाना ने किया। और शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन कहा गया था, जिसे द गदर नाम से अपना समाचार पत्र प्रकाशित किया और युगांतर आश्रम इसका मुख्यालय था। ठीक है। 18 नंबर है कि हरियर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। तो 1336 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे हरियर और बुक्का ने। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ। सो 18 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम्पी को जो है अपना राजधानी बनाया था। 19 नंबर है कि भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव का घोषणा किसने किए थे। तो किसने की थी, वो किए थे लॉर्ड इरविन ने। तो लॉर्ड इरविन यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर के प्रश्न का। 20वां नंबर है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके जनक हैं आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय थे। ये आप जान लीजिए 20वां नंबर के प्रश्न का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 21 नंबर है कि भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है। तो भूदान आंदोलन के अग्रणी जो है संत विनोबा भावे हैं। इनके द्वारा जो है 1951 में आरंभ किया गया था। इस कारण जो है आपका डी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। 22 है कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो शाहनामा का लेखक कौन था, वो थे दोस्तों फिरदौसी। किसके रचयिता कौन है, फिरदौसी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, फिरदौसी। 23 नंबर है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। तो उस सुल्तान का नाम है बलबन बलबन क्या है, बलबन। इस कारण जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन द्वारा ही अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 23 का राइट आंसर है। 24 नंबर है कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त किया बाजार को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर के प्रश्न का। 25 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसे उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता था। और यह जो है सर्वाधिक शिक्षित विद्वान योग व्यक्ति था, ठीक है। वो अरबी भाषा, फारसी भाषा का विद्वान, खगोलशास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में उसे महारत हासिल था। इस कारण जो है 25 का ए इसका मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न, देखिए कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहलोल खान लोदी हो जाएगा, दूसरा आपका सिकंदर शाह हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है वो इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इस कारण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल का सही कालानुक्रम है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 26 का राइट आंसर है। 27 नंबर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण और कौन सा सही सुमेलित है। तो बुर्ज होम, तो बुर्ज होम जो है शैलकृत देव मंदिर के लिए जो है वो ये क्या कहते हैं ख्याति प्राप्त है। तो जी नहीं दोस्तों, ये शैलकृत देव मंदिर के लिए ख्याति प्राप्त नहीं है। चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा कला, जी दोस्तों इसके लिए ख्याति प्राप्त है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ इसके लिए ख्याति प्राप्त है। तो 2 और 3 जो है केवल सही सुमेलित है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति ऑप्शन नंबर ए 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य मतलब एक उत्तम व्यक्ति। सो ऑप्शन नंबर डी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। एक है अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो किनका था संबंध, वो था आपका केवल जो है कौशल का और मगध का, ना ही गांधार का था ना ही अवंती का था। कौशल का संबंध था कि बुद्ध के समय जो है कौशल का राजा प्रसेनजित था, जिसने अपनी पुत्री कौशला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। और कौशला की राजधानी जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल और मगध जो है ये दोनों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो केवल 3, 4 ऑप्शन नंबर सी 30 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चलिए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो किनसे पड़ी जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव, 1813 का चार्टर्ड एक्ट सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का, ये भी सही है। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ये भी आपका सही है। इन तीनों से जो है अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा था। तो 1, 2 और 3 तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो कौन सा अधिनियम है, तो वो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1935 में आया था। इसमें जो है भारत से जो है बर्मा अलग हुआ। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनें। चार्टर अधिनियम, तो भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ दी गई, तो यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इसने प्रदान किया कि भारत में कंपनी के क्षेत्र को अपने महामहिम के विश्वास में रहते थे, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 33 का जो है 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 33 का। 34 है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो उपसभापति कौन थे? वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर के प्रश्न का। 35 है 35 नंबर का प्रश्न कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार पटेल थे, तो सरदार पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 का डी इसका करेक्ट आंसर है। 36 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है, भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है, तो भारत की जनता, प्रस्तावना के अनुसार जो है भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, तो भारत की जनता ऑप्शन नंबर ए 36 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? तो आयरिश के संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो 37 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम के बच्चों को जो है नहीं रखना चाहिए। इस कारण से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 है कि भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यह लागू जो है 1996 ईस्वी में लागू किया गया था। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी इसका 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो निर्मित वस्तुओं का उत्पादन जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में होता है। कच्चे माल को भी निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है, इस कारण से द्वितीयक क्षेत्र किसका ऑप्शन नंबर ए 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC का गठन किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था? वो बगदाद सम्मेलन में किया गया था, इस कारण से ऑप्शन नंबर ए 41 का राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है कि आयकर अधिनियम 1961 के किसके तहत जो है दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जाती है? तो प्रदान किया जाता है अध्याय 9 से, इस कारण से है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का सी। नेक्स्ट है 42 के बाद 43 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। 43 है निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? तो किसने प्रोत्साहित किया ये बताइए फटाफट। तो वो है सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर ने जो है शून्य बजट प्राकृतिक खेती नामक कृषि पद्धति के लिए प्रोत्साहित किए, इस कारण से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न कि जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण किनके द्वारा वर्णित है? तो प्रथम चरण जो है वर्णित है वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, इस कारण से 44 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? तो तय किया गया है टोटल 10%, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो बाजार मूल्यों पर शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद कौन सा है? तो है आपका बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और माइनस मूल्यह्रास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 47 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो आर्थिक विकास का जो प्रमुख कारक नहीं है निम्नलिखित में से वो है आपका तकनीकविद और नौकरशाह, ये दोनों जो है आपका आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी 47 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है कि अस्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से
किस तरफ भिन्न है? 48 नंबर का प्रश्न है। तो और नीचे दिए गए कूट को जो है प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, ये आपका कूट दिया हुआ है। तो पहला आपका क्या है कि अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। इस कारण से जो है आपका जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपका एक जो है आपका राइट आंसर होगा। दूसरा क्या है कि पारंपरिक जो है रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तीसरा है आपका क्या है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि जो है अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो ये ट्रू है। तो 1, 2 और 4 जो है सही उत्तर है। तो 1, 2, 4 सही उत्तर है। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका देखिए व्याख्या आपका दिया हुआ है। व्याख्या आराम से आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप PDF की सहायता से पढ़ सकते हैं। 49 नंबर है कि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है विनिर्माण जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर के प्रश्न का। 50 है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है। तो राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है कि यह बताता है राजकोषीय घाटा सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने और पैसों की। ये जो है राजकोषीय घाटा बताता है भारत के केंद्रीय बजट में। तो 50 का आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किनके द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित था? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि PC महालिनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित था। सो ऑप्शन नंबर बी 51 का राइट आंसर हो जाएगा PC महालिनोबिस। 52 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा है कि RBI के गवर्नर अपना अधिकार यानी कि पावर RBI अधिनियम से प्राप्त करता है। तो ये आपका ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ये दोनों आपका जो है वो सही होगा, बाकी जो है दूसरा गलत होगा। इस कारण पहला तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका 52 का राइट आंसर है। 53 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किन से प्रभावित होता है? तो प्रभावित किन से होते हैं? पहला यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर, और क्या दिया हुआ है? और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। तो ये जो है आपका भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल जो है इन तीनों से जो है वो प्रभावित होता है। किन से? इन तीनों से। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3 दिया हुआ है। तो 1, 2, 3 दिया हुआ है ऑप्शन डी। सो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, ये सभी आपका देखिए व्याख्या है। 54 है कि भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है स्टेटमेंट वो बताना है। तो सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा का अधिकार है, ये ट्रू है। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये जो है आपका तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 54 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 55 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? रुपए का जो है अवमूल्यन होगा। रुपए का अवमूल्यन जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्रा से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके तो उसे अवमूल्यन ही कहते हैं। सो ऑप्शन बी 55 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है?
तो किसने बताया था? वो ब्रह्मागुप्त ने 7वीं सदी में ही बता दिया था। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 57 है कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानांकित करने का उपकरण आर्द्रता का नाम है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 57 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो नैनोमीटर में व्यक्त करने पर कैसे किया जाएगा? 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता है। और 6 फीट है, 1 फीट बराबर इतना मीटर होगा, और 1 फीट बराबर नैनोमीटर में बदलिएगा तो इतना नैनोमीटर होगा। तो 6 फीट बराबर 6 गुने इतना नैनोमीटर बराबर 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 58 नंबर के प्रश्न का देखिए किस प्रकार से व्याख्या दिया हुआ है और आंसर किस प्रकार से लाया है, ये आपको खुद से पढ़ना है। 59 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द या संदर्भ विषय, ठीक है, बेल सेकंड प्रयोग जो है उपयुक्त गुण में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो वेल सेकंड प्रयोग जो कृत्रिम बुद्धि के लिए गलत है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जो डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा के लिए ट्रू है। श्रिस्पर्स केस जो है कण भौतिकी, ये भी आपका फॉल्स है। केवल 2 जो है वो सही सुमेलित है। कभी कभी समाचार पत्र में आने वाले शब्द ये जो है केवल दूसरा सही सुमेलित है, इस कारण 59 का आपका बी करेक्ट आंसर होगा। 60 है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? उनका नाम है विलियम हेनरी ब्रैग। ये जो है अपने बेटे के साथ जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे थे। सो ऑप्शन नंबर सी 60 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका बेटा का नाम क्या है? लॉरेंस ब्रैग था। उनके साथ जो है 1915 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। 61 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया, यह ट्रू है। यूएसए, रसिया और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्यक्षेत्र में निम्न ताप अवस्था का प्रयोग करके क्षमता प्राप्त कर ली है। तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो पहला सही होगा, यानी 61 का केवल ए इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक ए इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर का प्रश्न है कि सामान्यता गुणांक का बीमा सूत्र है, तो इसका बीमा सूत्र क्या है? तो इसका बीमा सूत्र जो होगा वो होगा आपका ये होगा, इस कारण से ए इसका करेक्ट आंसर है 62 नंबर के प्रश्न का। 63 नंबर है कि एक लिफ्ट जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है और 80 किलोग्राम का आदमी जो उस लिफ्ट में चढ़ता है तो कितना हल्का महसूस करेगा? तो बताइए कितना हल्का महसूस करेगा? तो महसूस करेगा आपका जो है 80 न्यूटन जो है हल्का महसूस करेगा। तो 80 न्यूटन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही को पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? कि विश्राम का जड़त्व जो है इसका सबसे प्रमुख कारण होता है पीछे की तरफ गिरने का आशंका का। तो 64 का जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर का प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस ने किया था। तो कोपरनिकस जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 नंबर के प्रश्न का। 66 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। एक तरफ है विशिष्टता, दूसरी तरफ है कण। तो जीरो मास के जो है आपके जो है वो हो गए न्यूट्रिनो। दूसरा है आपके आंशिक आवेश यानी कि फ्रिक्शनल चार्ज के हो जाएगा आपका क्वार्क। और नेक्स्ट है आपका क्या? आंशिक प्रचरण यानी कि फ्रिक्शन स्पाइन, इसका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। और लास्ट बचा आपका पूर्णांक प्रचकरण यानी इंटीग्रल स्पाइन, इसका फोनॉन। तो आपका इसका ए का आपका 2, 2 का बी का आपका 3, सी का 1, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो केवल जो है बर्फ़ का गलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, सॉरी ये आपका भौतिक परिवर्तन है। और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल भी, लेकिन दूध का स्कंदन जो है वो
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस कारण जो है केवल 3 जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी 67 नंबर के प्रश्न का ये दोनों जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है। 67 के 1 नहीं 3 केवल इसका राइट आंसर है। और 60 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि कथन है और रीजन है। तो कथन क्या है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो जी नहीं, ये तो फॉल्स है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये ट्रू है। इस कारण से ए गलत है परंतु आर सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट आंसर है। 69 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस में एक में जो है क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्का धातु जो है वो लिथियम है और सबसे भारी जो है वो है आपका ऑस्मियम है। इस कारण से जो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 70 के गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। तो लोहे पर लेप जो है किसका होता है, वो होता है जस्ता के घोल का। तो जस्ता का यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 70 नंबर के प्रश्न का। 71 है कि पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वो चालन कहलाती है। तो चालन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 71 नंबर के प्रश्न का ए। 72 है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रारूप में एक समान है, चौथा भिन्न है, तो उस विषम शब्द का चयन कीजिए। तो ग्रेफाइट को छोड़कर जो है सभी जो है कीमती पत्थर है। तो इस कारण से ग्रेफाइट जो है वो विषम हो गया, ये भिन्न हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। 73 है कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब। तो फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब जो है उपयुक्त आवृत्ति के कारण प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं, तब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सो 73 का सी इसका राइट आंसर होगा। 74 है कि आपका जेडर प्लस HF के आवश्यक रूप समान है क्योंकि संकुचन के कारण, किसके कारण, संकुचन के कारण समान है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। 74 के बाद देखिए 75 नंबर का प्रश्न कहाँ गया। 75 है कि धुलाई का सोडा का आम नाम है। तो धुलाई के सोडा का आम नाम है उसका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इस कारण से ऑप्शन नंबर है 75 का इसका ए राइट आंसर होगा। 76 है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन को जो है इथनोलॉजी कहते हैं। तो इथनोलॉजी जो है ऑप्शन ए 76 का राइट आंसर है। 77 को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और है एक है म्यूटेशन का सिद्धांत। तो म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिए, तो वो दिए जैकब। किसने दिए, डिब्रिज ने। तो डिब्रिज जो है आपका ए का 4 हो जाएगा। और क्या है विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया। तो 3 हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है वो दिए बीडल और टैटम ने। और ओपरॉन की अवधारणा जो दिया वो किसने दिए, जैकब और मोनेड ने। तो 1 और 2, तो यानी कि 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न क्या, 78 नंबर। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। तो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है, तो सबसे अधिक संख्या जो है कीटों का है। किसका, कीट का जो है सबसे अधिक संख्या है। इस कारण से ऑप्शन सी 78 का राइट आंसर होगा। 79 है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। तो DNA जो है किस में होता है, वो कोशिका के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 79 नंबर के प्रश्न का माइटोकॉन्ड्रिया। और 80 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 79 के बाद 80 की पलवमान जीन यानी जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था।
तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बारबरा मैकलिंटॉक ने किया। इस कारण से ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है 80 नंबर के प्रश्न का। 80 के बाद 81 नंबर का प्रश्न देखिए कि जीव विज्ञान यानी कि जेरोंटोलॉजी नर्सिंग किससे संबंधित है। तो जीव विज्ञान जेरोंटोलॉजी नर्सिंग जो है वो संबंधित है वृद्ध वयस्कों के अध्ययन से। इस कारण से 81 का जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 वृद्ध वयस्कों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है 82 नंबर की पुरुषों के गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है। तो संयोजन पाया जाता है आपका XY संयोजन पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इसका 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में XY संयोजन पाया जाता है। 83 है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा मिलान तो सही है, लेकिन वसीय संयोजी उत्तक जो है अर्ध अस्तवर्चरीय परत है जो है आपका यह मिलान गलत दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी इसका 83 का राइट आंसर होगा। ये सभी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न हैं। 84 है कि भारतीय भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड का उपयुक्त है। तो वो है अधिक ऊष्मा चालकता जो है मापदंड जो है उपयुक्त है भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 के श्वसन की कौन सी स्थिति में पैराडॉक्सिकल श्वसन मिलेगा। तो पैराडॉक्सिकल श्वसन जो है किस में मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में मिलेगा। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर के प्रश्न का। 85 के बाद 86 है कि किस ग्रह को जल ग्रह माना जाता है। तो जल ग्रह जो है वो किसको माना जाता है, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी और जल ग्रह भी कहते हैं। तो जल ग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी। 87 नंबर है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम है वो है आपका पहले जो होगा वो क्षोभ मंडल, फिर सप्ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ये जो है सही अनुक्रम है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर। इस कारण 87 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर का प्रश्न देखिए कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जिम्बेंजी नदी पर जो है एक झरना है उससे संबंधित है, जिम्बेंजी। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी 88 का राइट आंसर हो जाएगा। 88 के बाद 89 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ है देश, दूसरी तरफ है राजधानी। तो बुरुंडी का हो जाएगा आपका बुजुम्बुरा, दूसरा है काजाकिस्तान का आपका हो जाएगा आस्ताना, लाओस का आपका क्या हो जाएगा वियंतियाने, और माली का हो जाएगा बमाको। यानी 3, 1, 4 और 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही युग्म सुमेलित नहीं है। गोवा जो है वो मुख्य भाषा कोंकणी सही है, मेघालय का खासी सही है, नागालैंड का आंग्वी सही है, सिक्किम का जो है तिब्बती भाषा नहीं है दोस्तों। इस कारण से जो है यहाँ जो है क्या बोला जाता है, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू, हिंदी, ये सभी जो है भाषा है। इस कारण तिब्बती और नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत सुमेलित है 90 नंबर के प्रश्न का। 91 है कि उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए राज्यों को। ठीक है, तो घटते क्रम में तो पहला राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, दूसरा पर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरा पर कर्नाटक आ जाएगा और चौथा पर तमिलनाडु आ जाएगा। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। तो 91 का आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जो भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। 92 नंबर है कि ABCD से चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। देखिए ABCD 4 आपका स्थान दिया हुआ है और हिमाचल प्रदेश तो ये कौन से हैं 1, 2, 3, 4 देखिए एक ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो चारों जो है वो एक श्रीनगर, एक बारामूला, अनंतनाग और कारगिल को निरूपित करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट यानी ऑप्शन नंबर डी 93 का करेक्ट आंसर होगा।
94 है कि छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार जो है एक अग्र गंभीर है। क्या है? एक अग्र गंभीर है। 94 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार 94 का ए। 95 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दर्रा और राज्यों में स्थित। तो सिपकिलीदार दर्रा जो है वो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है दोस्तों। वो कहाँ स्थित है? सिपली का दर्रा जो है हिमाचल में स्थित है। इस कारण से जो है आपका यह सही सुमेलित नहीं है। यही HP हिमाचल में स्थित है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का 96 है कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? तो अरावली रेंज का अनुमानित आयु जो है 570 मिलियन वर्ष है। सो ऑप्शन नंबर सी 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। 97 किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो किसके द्वारा होता है? वो होता है आपका पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। सो 97 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल्क स्ट्रेट यानी कि पाक जल डमरू मध्य। 97 के बाद 98 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो जो है भारत जो है विश्व का सबसे 5वां बड़ा देश है। तो ये फॉल्स है दोस्तों। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए ट्रू है। और समूचा जो है भारत जो है उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये भी फॉल्स है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये ट्रू है। तो 2 और 4 जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 98 का। 98 का और 99 नंबर है। यूरोप को एशिया से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल यानी 99 का सी इसका करेक्ट आंसर है। सेट नंबर 7 का देखिए 100वां प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। ये 3 देखिए आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। और प्राकृतिक वनस्पति का वह प्रकार चुने जो नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो पहला है कि हमारे देश के बड़े हिस्सों में इस प्रकार के जंगल हैं। वर्ष के किसी विशेष समय पर अपने पत्ते गिराते हैं। साल, सौगान, शीशम, नीम जैसे पेड़ प्रमुख हैं। तो ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के ये सभी जो है लक्षण हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 100वां नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 101वां नंबर का प्रश्न देखिए, किस राज्य से रामलला दर्शन योजना संबंधित है? तो रामलला दर्शन योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? वो है आपका उत्तर प्रदेश में। तो इसका रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर का 22 जनवरी 2024 को। और ये जो छत्तीसगढ़ सरकार से ये संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम के दर्शन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा 20,000 नागरिकों को। 102 है किस देश के नए प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे बने हैं? तो भूटान देश के नए प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे बने हैं। इस कारण से 102 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 103 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है? ये सभी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। वो है गुजरात राज्य में हुआ है इसका आयोजन। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 104 है कि किस राज्य में अटल सेतु बना है? तो अटल सेतु जो बना है वो बना है आपका महाराष्ट्र राज्य में बना है। और महाराष्ट्र राज्य में बना है जो कि उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को हुआ है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। 105 है किस राज्य में मिलन 24 युद्ध अभ्यास आयोजित होगा? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होगा। और इस कारण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित होता है, जिसका 12वां संस्करण 2024 में है। और 13वां जो होगा वो 2026 में होगा। ठीक, तो 105 के बाद 106 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि किस देश ने आइंस्टीन प्रोब उपग्रह को लॉन्च किया है? तो वो है चीन। चीन देश ने जो है आइंस्टीन प्रोब उपग्रह को लॉन्च किया है। सो 106 का सी इसका करेक्ट आंसर है। 107 है कि किस देश में 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन होगा? तो शीतकालीन खेल जो 9वां होगा वो होगा चीन देश में होगा। तो चीन में होगा 2025 में। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 107 नंबर के प्रश्न का। 108 है किस देश के साथ भारत का चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए समझौता हुआ है? तो वो हुआ है ईरान देश के साथ जो है चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए समझौता हुआ है। तो ईरान यानी 108 का ये इसका राइट आंसर है। 109 नंबर है किस देश ने ब्लू रेसिडेंस वीज़ा लॉन्च घोषित किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? वो किया है UAE ने जो है ब्लू रेसिडेंस वीज़ा लॉन्च किया है जो 10 वर्षीय वीज़ा है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 नंबर के प्रश्न का।
110 है कि किसने जो है विश्व भर में प्रथम AI कानून को मंजूरी प्रदान किया है। तो किसने किया है, वो यूरोपीय संघ ने जो है AI कानून को मंजूरी प्रदान किया है। सो ऑप्शन नंबर इसका 110 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 है कि ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है। तो शीर्ष पर जो है यूएसए न्यूयॉर्क रहा है यूएसए का, तो शीर्ष पर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। दूसरा लंदन रहा है ब्रिटेन का, तीसरा सेंट जोनास अमेरिका का, चौथा जो है टोक्यो जापान का, पांचवा पेरिस जो है फ्रांस का। तो ए न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा 111 का। 112 है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो शीर्ष पर जो है यूएसए रहा है यानी कि अमेरिका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 112 का, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। 113 है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा कमाने वाले एथलीट कौन है। तो सबसे ज़्यादा कमाने वाले एथलीट का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और दूसरा पर जॉन रोहन, तीसरा पर मेसी, चौथा पर जेम्स, पाँचवा पर जेनिस एंटीटोको केनेम्पो। इस कारण से क्रिस्टियानो, इसका रोनाल्डो ऑप्शन नंबर 113 का करेक्ट आंसर है। 114 है कि निम्न में से किसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन, इन तीनों को ऑल को जो है शामिल किया गया मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में। सो ऑप्शन नंबर डी 114 का करेक्ट आंसर है। 115 किस राज्य में भिलाई स्टील प्लांट द्वारा प्रथम फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वो स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 के बाद 116 नंबर का प्रश्न क्या है कि हाल ही में कितनी AI एंकर को DD किसान चैनल पर लॉन्च किया गया है। तो कितना है, 2 AI एंकर को जो है लॉन्च किया गया है DD चैनल पर, इस कारण से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का। 117 है कि इस राज्य में स्थित जो है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता मिली है। वो है केरल राज्य में स्थित तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बना जिसे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता मिली है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका 117 का करेक्ट आंसर है। 118 है कि विश्व में पहला सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है। विश्व में जो भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन में जो है वो तीसरा रैंक है, कैमा 3rd रैंक है। इस कारण से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 119 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो बिहार का जो अंतिम रेलवे स्टेशन है वो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, किस ओर, भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर। तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर बी इसका 119 का राइट आंसर हो जाएगा। 120 है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। तो रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार नहीं है। और चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही नहीं है। और जमुई जिले में सोने का भंडार जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो जो है आपका सभी कथन जो है एक से अधिक जो है आपके सही होंगे। जमुई जिलों में सोने के भंडार हैं, रोहतास में पाइराइट है और चूना पत्थर कैमूर भभुआ में है। तो इस कारण से जो है आपका 1, 2, 3 सभी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर है। ठीक है, 120 का। और 121 है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो फल्गु जो है मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। तो इस कारण से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। और फल्गु को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो 121 का सी इसका करेक्ट आंसर है। 122 है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया। तो चाय बागान का स्थापना जो है ठाकुरगंज में किया गया था। कहाँ, ठाकुरगंज, जो कि किशनगंज जिला में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 122 का ए। 123 नंबर का प्रश्न देखिए कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। इन तीनों में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, तो इन तीनों में जो है क्रमशः जो है पाई जाती है कौन सी मिट्टी, वो नवीन जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 नंबर के प्रश्न का। 124 है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता राज्य दर जो है एकदम न्यूनतम है। तो वह बिहार राज्य की साक्षरता दर एकदम न्यूनतम है। तो 124 का आपका ए इसका करेक्ट आंसर है।
125 है कि डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है बिहार में अवस्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गया जिले में बोधगया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 125 का। 126 नंबर का प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनिस, तो मोहम्मद यूनिस ही थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने 109 दिन तक इस पर कार्य किया था। ऑप्शन ए 126 का राइट आंसर है। और भारत की आज़ादी के बाद भी भारत की प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 127 है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो है सारण जिला को जो है बिहार में अपराधी जिला घोषित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 128 है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, तो राखी बंधन दिवस जो है वो दरभंगा में मनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 128 का। 129 है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो बिहार के वित्त मंत्री को जो है वो गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त करते हैं। 129 का ये इसका राइट आंसर है। 130 है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है वो 1968 ईस्वी में लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1968 ईस्वी। 130 नंबर का प्रश्न है का ए इसका राइट आंसर है। 131 है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, तो वो कहाँ छपरा में स्थित है रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना। सो ऑप्शन नंबर ए 131 का राइट आंसर है। 132 है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज में है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का। 133 है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है, तो महिला साक्षरता जो सर्वाधिक कहाँ है वो है आपका मुंगेर में 65.53%। इस कारण से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सबसे कम कहाँ है सहरसा में। सबसे उच्चतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है रोहतास में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 133 नंबर के प्रश्न का। 134 है कि नील सत्याग्रह बिहार में आरंभ किया गया था कहाँ से, तो वो किया गया था चंपारण से बिहार में आरंभ नील सत्याग्रह। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वो कि महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में जो है वो आरंभ किया गया था। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यह जो है नील सत्याग्रह इनका जो है पहला सत्याग्रह था, प्रथम सत्याग्रह। 135 है कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह 5 जून 2016 ईस्वी को यह पारित किया गया है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 136 है कि बिहार में पंचायत समिति के अनुक्षेपण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये पंचायत समिति के प्रमुख इसके अध्यक्ष होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 136 के बाद 137 है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, तो वो गया में हुआ था। पहला कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कब हुआ था, वो हुआ था 1922 ईस्वी में। देखिए यहाँ दिया हुआ है, पहला कांग्रेस अधिवेशन आर.सी. दास की अध्यक्षता में किया गया था गया शस्त्र में। 138 ये सभी आपका जो है मैथ है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। ये देखिए आपका पीडीएफ जो है इसको चाहिए तो आप पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरे देखिए आप